स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम खेल जगत में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं शम्सुल आरफीन। नमस्कार। दोस्तों, जब शरीर पर लाल माटी लगती है, जब रगों में खून नहीं बल्कि जीतने का जुनून दौड़ता है और जब अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो पूरा देश अपनी सांसें थाम लेता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने, जोशीले और जांबाज खेल की, जो है कुश्ती। जी हाँ, कुश्ती एक ऐसा खेल जो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग, दांव-पेच और अटूट अनुशासन का है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मिट्टी के अखाड़े से लेकर ओलंपिक के मैट तक के सफर पर निकलने वाले हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुश्ती कोई नया खेल नहीं है। प्राचीन काल में इसे मल्ल युद्ध कहा गया है। राजा महाराजाओं के दौर में पहलवानों को राज्य का गौरव माना जाता था। लेकिन कुश्ती सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के गांवों में आज भी सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब अखाड़े की मिट्टी खोदी जाती है। पहलवान अपने आराध्य के सामने सिर झुकाते हैं, बदन पर सरसों का तेल और मिट्टी मलते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये इन पहलवानों की माँ है, जो इन्हें गिरकर संभलना और थपकी देकर जीतना सिखाती है। अखाड़े की कुश्ती के नियम भी गजब के होते हैं। धोबी पछाड़, कल जंग, भारद्वाज, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो दांव हैं जो सेकंडों में बाजी पलट देते हैं। और खुराक, भाई साहब, खुराक तो सुबह सुबह बादाम की ठंडाई, किलो भर दूध और देसी घी, तभी तो वो लोहे के डोले बनते हैं। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। अब अखाड़े की लंगोट के साथ साथ पहलवानों ने सिंगलेट, जिसे कुश्ती की ड्रेस कहा जाता है, वो पहन ली है और मिट्टी की जगह ले ली है मैट ने। भारत का ओलंपिक इतिहास कुश्ती के बिना अधूरा है। साल 1952 में आज़ाद भारत को पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में ही मिला था। जी हाँ, और उसके बाद सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे शेरनियों ने दुनिया को दिखा दिया कि जब भारतीय पहलवान मैट पर उतरता है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। भारतीय पहलवानों ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, चाहे वो ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर एशियाई खेल। कुश्ती भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले खेलों में से एक रही है। जी हाँ, ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में अब तक कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल भी कुश्ती में ही आया था, जो के.डी. जाधव साहब ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों का हमेशा एक तरफा दबदबा रहा है। भारत ने यहाँ कुल 114 मेडल जीते हैं, जिनमें 49 गोल्ड शामिल हैं। 49 गोल्ड के साथ साथ 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला कुश्ती गोल्ड लीलाराम सांगवान ने 1958 में कार्डिफ में हैवीवेट कैटेगरी में जीता था। और पिछले यानी 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सभी 12 पहलवान मेडल जीतकर लौटे थे, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल थे। विनेश फोगाट यहाँ लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में, जिनमें 2014, 2018 और 2022 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एशियाई खेलों में मुकाबला काफ़ी कड़ा होता है, क्योंकि यहाँ ईरान, जापान और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वर्ल्ड क्लास पहलवान हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद भारत ने यहाँ कुल 65 मेडल अपने नाम किए हैं। कुल मेडल्स की तादाद जो है वो 65 है, 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज।
जरा सोचिए, हरियाणा या कोल्हापुर के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का या लड़की जिसके पास कभी जूतों के लिए पैसे नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर जब मेडल जीतता है और बैकग्राउंड में जन गण मन बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, ये सफर जितना चमकीला दिखता है उतना है नहीं। कुश्ती एक बेहद क्रूर खेल भी है। 6-6 मिनट के मैच के लिए सालों की तपस्या लगती है। 100 ग्राम वजन कम करने के लिए पहलवान बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। प्लास्टिक सूट पहनकर कड़कती धूप में दौड़ते हैं। टूटे हुए कान, फटी हुई मांसपेशियां और घुटनों का दर्द, हर यह पहलवान की असल कहानी है। भारत में इस खेल के 2 प्रारंभिक नायक थे। आज आपका परिचय उनसे कराते हैं जिनकी कहानी बड़ी हैरत अंगेज है। अखाड़े की मिट्टी, पसीने की खुशबू और एक ऐसा नाम जिसके सामने आते ही दुनिया भर के बड़े से बड़े पहलवानों के हौसले पस्त हो जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने 52 साल के करियर में एक भी कुश्ती नहीं हारी। इतिहास उन्हें रुस्तम हिंद और उन्हें द ग्रेट गामा के नाम से जानती है। जी, और 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श यानी हमारे गामा पहलवान। कुश्ती उनके खून में थी, लेकिन सिर्फ 5 फीट 7 इंच के इस कद के इंसान ने कैसे पूरी दुनिया के रेसलिंग किंगडम पर राज किया। चलिए जानते हैं अखाड़े की उस शहंशाह की कहानी जिसे आज भी दुनिया अजेय कहती है। कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। गामा की अजेय शक्ति के पीछे थी उनकी वो कड़ी मेहनत, जिसे सुनकर आज के एथलीट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। जब गामा सिर्फ 10 साल के थे तभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उनकी रोज़ की कसरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोज़ 3000 से ज़्यादा बैठक, 1500 से ज़्यादा पुशअप्स लगाते थे। इतना ही नहीं, अपनी ताकत को फौलाद बनाने के लिए वे 54 किलो के पत्थर का एक भारी कॉलर अपने गले में पहनकर उठक बैठक किया करते थे। तो अब बात करते हैं उस डाइट की जिसे पचाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। द ग्रेट गामा की रोज़ाना की खुराक में 10 लीटर दूध, 1.5 किलो बादाम का पेस्ट, 3 टोकरे ताज़े फल और तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम देसी चिकन शामिल था। दतिया और पटियाला के महाराजाओं की देखरेख में उनकी इस शाही खुराक और ट्रेनिंग का पूरा इंतज़ाम किया जाता था। गामा पहलवान ने भारत में सबको हराकर रुस्तम हिंद का खिताब तो जीत लिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 1910 गामा अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन पहुंचे। वहां विदेशी पहलवानों ने उनके छोटे कद का मजाक उड़ाया। गामा ने खुली चुनौती दे दी, मैं लंदन के किसी भी पहलवान को सिर्फ 5 मिनट में चित कर सकता हूं, चाहे उसका कद और वजन कुछ भी हो। और इस चुनौती को स्वीकार किया उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन पोलैंड के स्टैनिस्लॉस ज़िबिस्को ने। 10 सितंबर 1910 को दोनों के बीच मुकाबला हुआ। गामा ने पहले ही मिनट में ज़िबिस्को को ज़मीन पर ऐसा पटका कि पूरे 2.5 घंटे के मैच में ज़िबिस्को ज़मीन से उठ नहीं पाए। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अगली फाइट में ज़िबिस्को डर के मारे मैदान में ही नहीं आए और गामा को वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन घोषित कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका के बेंजामिन रोलर और स्वीडन के जोहानसन जैसे सुरमाओं को भी गामा ने मिनटों में धूल चटा दी। दुनिया दंग थी कि भारत की मिट्टी से निकला ये पहलवान अखाड़े का भगवान बन चुका था। गामा सिर्फ अखाड़े के ही नहीं, दिल के भी बड़े पहलवान थे। 1947 में विभाजन के वक्त जब वो लाहौर की मोइनी कॉलोनी में रह रहे थे, तब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहाँ के हिंदू पड़ोसियों की दंगाइयों से रक्षा की थी। उन्होंने छाती तान कर कहा था, मेरे जीते जी मेरे पड़ोसियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने खुद अपने पैसों से उन परिवारों को सुरक्षित सीमा पार करवाया। मगर अफसोस, दुनिया को जीतने वाले इस महान पहलवान का आखिरी वक्त तंगी और बीमारी में गुजरा।
साल 1960 में लाहौर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज गामा पहलवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अजय विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के लेजेंड्स ब्रूस ली भी गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में गामा के कसरत के तरीकों को शामिल किया था। सलाम है भारत माँ के इस वीर सपूत को जिसने कुश्ती की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो ना उनके पहले कोई कर पाया था और ना शायद कभी कोई कर पाएगा। द ग्रेट गामा, एक ऐसा नाम जो हमेशा अजेय रहेगा। अब बारी आती है दूसरी हस्ती की, रुस्तमे ज़मां दारा सिंह। एक ऐसा नाम जो सुनते ही 56 इंच का सीना, फौलादी कलाई और अखाड़े की मिट्टी की खुशबू जहन में आ जाती है। क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने जिंदगी में 500 से ज्यादा कुश्ती लड़ी और एक भी नहीं हारी? एक ऐसा इंसान जिसे किंग कॉन्ग जैसे 200 किलो के दैत्य को उठाकर फेंकने के लिए जाना गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के लाडले और अखाड़े के अजय योद्धा दारा सिंह की। 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया दीदार सिंह रंधावा। मिट्टी और किसानी से जुड़े इस लड़के को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। सुबह तड़के उठना, सैकड़ों दंड बैठक लगाना और अखाड़े की मिट्टी में पसीना बहाना इनका रोज का नियम था। धीरे धीरे दीदार सिंह दारा सिंह बन गए और पंजाब के छोटे छोटे दंगलों से निकलकर पूरी दुनिया पर छाने के लिए तैयार हो गए। दारा सिंह की कदकाठी ऐसी थी कि बड़े बड़े पहलवान उन्हें देखकर ही पसीना छोड़ देते थे। 6 फीट 2 इंच का कद और करीब 130 किलो का वजन। 1950 और 60 का दशक दारा सिंह के नाम रहा। उन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जीती और रुस्तमे पंजाब और रुस्तमे हिंद का खिताब अपने नाम किया। लेकिन इतिहास तब रचा गया जब 1956 में उनका सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक पहलवान किंग कॉन्ग से। किंग कॉन्ग का वजन दारा सिंह से लगभग दोगुना था, लेकिन दारा सिंह ने अपनी फौलादी ताकत और दांव पेच से 200 किलो के किंग कॉन्ग को न सिर्फ उठाया बल्कि रिंग से बाहर फेंक दिया। इस मुकाबले ने उन्हें दुनिया का रुस्तमे ज़मां यानी विश्व चैंपियन बना दिया। अखाड़े में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद दारा सिंह ने रुपहले पर्दे का रुख किया। उन्होंने किंग कॉन्ग, फौलाद और जग्गा जैसी कई हिट फिल्में की। वे भारत के पहले ऐसे एक्शन हीरो थे जिन्होंने स्क्रीन पर बॉडी और डोले शोले दिखाए थे। लेकिन दारा सिंह के कैरियर का एक बड़ा मोड़ आया साल 1987 में। रामानंद सागर ने उन्हें अपनी रामायण में हनुमान की भूमिका के लिए चुना। दारा सिंह ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग आज भी उनके किरदार को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। खेल और अभिनय के बाद दारा सिंह राजनीति में भी आए और राज्यसभा सांसद बने। 12 जुलाई 2012 को इस महाबली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान या अभिनेता नहीं थे, वो भारत की शान थे। एक ऐसा लीजेंड जिसने सिखाया कि अगर इरादे फौलादी हों तो हर किंग कॉन्ग को हराया जा सकता है। शत शत नमन इस भारत माँ के वीर सपूत को। आज के खेल जगत में कुश्ती के मैदान से बस इतना ही। हम गामा पहलवान और दारा सिंह दोनों लीजेंड्स को सलाम करते हैं और कुश्ती में भारत के सुनहरे भविष्य को देखते हुए हम पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। खेल जगत से विदा दें आसिफ इकबाल और शम्सुल आरफीन को। जय हिंद।